अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। आप एक अंधेरी सुनसान गली में देर रात अकेले चल रहे हैं। अचानक दो लोग आपकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियों में पसीना, डर। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन क्या हो अगर डर के उस पल में घबराहट की जगह आपके मन में एक शांत स्पष्टता आ जाए? आज हम जिम प्रिचर्ड की किताब द वॉरियर माइंड की गहराई में उतर रहे हैं। और प्रिचर्ड एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है, पर ये किताब सिर्फ शारीरिक लड़ाई के बारे में नहीं है। सही। ये उस ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों से जोड़ने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताती है। चाहे वो दफ्तर की राजनीति हो या कोई मुश्किल इंटरव्यू। बिल्कुल, या निजी संबंधों का तनाव। और आज हमारा मिशन इस किताब से उन 6 शक्तिशाली ऊर्जाओं को निकालना और समझना है जिनका इस्तेमाल कोई भी डर पर काबू पाने और जीवन को ज्यादा आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए कर सकता है। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं होगी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मेंटल टूल किट असल में काम कैसे करता है। हाँ, ये मन की लड़ाई जीतने के बारे में है। बिल्कुल। किताब का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता और नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, डर इंसान होने का एक हिस्सा है। ये एक सिग्नल है, एक अलार्म है जो हमें बताता है कि हमें ध्यान देने की जरूरत है। समस्या डर नहीं है, समस्या है डर के प्रति हमारी प्रतिक्रिया। हाँ, और इसी से जुड़ा किताब में आंतरिक सुरक्षा या इनर सेफ्टी का एक बहुत दिलचस्प आइडिया है। पहली बार सुनने में लगता है कि इसका मतलब है खतरों से दूर रहना, एक सेफ बबल में जीना, पर किताब इसका बिल्कुल उल्टा कहती है। सही पकड़ा। आंतरिक सुरक्षा का मतलब जोखिम मुक्त जीवन नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है वो गहरा विश्वास कि अगर कोई जोखिम या खतरा आता भी है तो उससे निपटने की क्षमता हमारे अंदर मौजूद है। ये बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक क्षमता पर भरोसा है। लेखक जिम प्रिचर्ड ने इसे अपने एक अनुभव से समझाया है जो वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, वो बताते हैं कि कैसे एक बार वो कैरिबियन सागर में स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। वो 60 फीट नीचे थे जब अचानक उनका एयर होस टूट गया। ओहो। उनके मुंह में हवा की जगह खारा पानी भरने लगा। मतलब उस पल में मौत सामने थी। मैं तो सोचकर ही घबरा रहा हूँ। उस वक्त तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ज्यादातर लोगों का कर देता है, लेकिन प्रिचर्ड कहते हैं कि उनके सालों के मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण ने उन्हें एक चीज सिखाई थी। क्या? घबराहट की जगह शांत हो जाना। उनका दिमाग एक तरह से स्लो मोशन में चला गया। और उस शांत मन ने उन्हें एक समाधान दिया। उन्होंने टूटे हुए होस को कसकर अपने होठों के पास रखा और धीरे धीरे सांस लेकर अपने फेफड़ों में हवा भरी, पानी नहीं, और वह सुरक्षित सतह पर वापस आ गए। वाह। यही है आंतरिक सुरक्षा, जब डर के चरम पर भी आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाए। तो आंतरिक सुरक्षा का मतलब खतरों से बचना नहीं, बल्कि ये जानना है कि खतरे में शांत कैसे रहना है। बिल्कुल। यहाँ एक और जरूरी बात है जिसे हम अक्सर मिला देते हैं। जोखिम मतलब रिस्क और खतरा यानी डेंजर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। जोखिम किसी नुकसान की संभावना है। जैसे गाड़ी चलाने में हमेशा दुर्घटना का एक जोखिम होता है, पब्लिक में बोलने में गलती करने का जोखिम होता है। ठीक है। लेकिन खतरा एक आसन्न आपदा है, एक ऐसी स्थिति जहां नुकसान होना लगभग तय है, जैसे टूटे हुए एयर होस के साथ समुद्र के नीचे फंसना। समझ गया। हम अक्सर जिसे खतरा समझकर घबराते हैं वो असल में सिर्फ एक असहज करने वाला जोखिम होता है ना? बिल्कुल। ठीक है, तो जब हमारा सामना ऐसे ही किसी जोखिम या खतरे से होता है तो हम इस आंतरिक सुरक्षा को कैसे बनाए रखें? यहीं पर वो 6 मानसिक ऊर्जाएं काम आती हैं। हाँ, यहीं पर। ये एक तरह का मानसिक टूल किट है। टूल किट। और लेखक ने इन 6 ऊर्जाओं को 2 हिस्सों में बांटा है जो इन्हें समझना आसान बनाता है। अच्छा, ये तो बहुत मददगार है। पहली 3 ऊर्जाएं हैं तैयारी का चरण, मतलब सिचुएशन को समझना और प्लान बनाना। और अगली 3? और अगली 3 ऊर्जाएं हैं कार्रवाई का चरण, यानी उस प्लान का अमल करना। ठीक है, तो चलिए तैयारी वाले चरण से शुरू करते हैं। पहली ऊर्जा क्या है? पहली और सबसे जरूरी ऊर्जा है ध्यानपूर्ण जिज्ञासा, अटेंटिव क्यूरियोसिटी। हाँ, ये इस पूरे ढांचे की नींव है, फाउंडेशन। इसका मतलब है किसी भी स्थिति को बिना किसी पूर्वधारणा, बिना किसी जजमेंट के शांति से देखना। बस एक बच्चे की तरह जिज्ञासा रखना कि यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है।
ये अपने डर पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय उसे एक बाहरी ऑब्जर्वर की तरह देखने जैसा है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? जब असल जिंदगी में बॉस आप पर चिल्ला रहा हो या कोई डेडलाइन सिर पर हो, तब ध्यानपूर्ण जिज्ञासा बनाए रखना कितना मुमकिन है? बहुत अच्छा सवाल है। उस वक्त दिमाग में बस पैनिक होता है और लेखक कहते हैं कि ये अभ्यास से आता है। इसकी शुरुआत छोटे कदमों से होती है। जैसे जब आप तनाव में हो तो बस 1 सेकंड के लिए रुके और पूछें, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, मेरी सांसें कैसी हैं। आप स्थिति को नहीं, बस खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जिज्ञासा की पहली सीढ़ी है। अच्छा, मतलब ये आपको पैनिक के ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालती है। बिल्कुल। ठीक है, तो पहला कदम है शांत होकर सिर्फ देखना। लेकिन हम हमेशा सिर्फ देखते तो नहीं रह सकते हैं ना? नहीं रह सकते, कुछ करना भी होगा। यहीं पर शायद दूसरी ऊर्जा काम आती है। बिल्कुल। एक बार जब आप स्थिति को शांत मन से देख लेते हैं तो दूसरी ऊर्जा काम आती है, लहरदार गति, अंडुलेशन। लहरदार गति? हाँ, इसकी कल्पना एक सांप की गति या पानी की तरह करें जो हर बाधा के आसपास से अपना रास्ता बना लेता है। अच्छा। मानसिक रूप से इसका मतलब है लचीला होना, फ्लेक्सिबल, एक ही विचार या समाधान पर अटके न रहना। ये एक तरह से क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग है। मतलब आप अपने दिमाग को हर संभावना तलाशने की आजादी देते हैं, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना लगे। एकदम सही। मतलब एक ही जिद पर नहीं, एक ही बात पर अड़े नहीं रहना कि इसे ऐसे ही करना है, बल्कि ये सोचना कि इसे और किन किन तरीकों से किया जा सकता है। हाँ, ये रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। और जब आप कई संभावनाओं पर विचार कर लेते हैं, तब आती है तैयारी के चरण की तीसरी और आखिरी ऊर्जा, स्पष्ट इरादा, क्लियर इंटेंट। स्पष्ट इरादा। लहरदार गति आपको बहुत सारे विकल्प देती है। स्पष्ट इरादा आपको उन विकल्पों के समंदर से एक रास्ता चुनने और उस पर टिके रहने की वो स्पष्टता देता है। ये निर्णय लेने की शक्ति है। इसका कोई उदाहरण? सोचिए एक एथलीट के बारे में। उसका इरादा सिर्फ मैच जीतना नहीं होता, क्योंकि जीतना हमेशा उसके हाथ में नहीं होता। सही बात है। उसका स्पष्ट इरादा होता है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। जब इरादा स्पष्ट होता है तो बाहरी नतीजों का डर कम हो जाता है और आप प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। समझ गया। तो पहले शांत होकर देखो, मतलब जिज्ञासा, फिर सारे रास्ते सोचो, लहरदार गति, और फिर एक रास्ता चुनो, स्पष्ट इरादा। ये तो तैयारी हो गई। अब एक्शन का समय है। चौथी ऊर्जा क्या है? चौथी ऊर्जा है जूझना, ग्रैपलिंग। जूझना। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सक्रिय रूप से स्थिति से जुड़ने की ऊर्जा है, उसे पकड़ना और उससे निपटना। किताब में एक दिलचस्प विचार है कि सबसे अच्छी लड़ाई कभी-कभी जमीन पर लेटकर लड़ी जाती है। मतलब? यानी समस्या के साथ पूरी तरह से जुड़ जाना, उसके हर पहलू को समझना। एक मिनट, जूझना शब्द सुनने में थोड़ा मतलब आक्रामक सा लगता है, जैसे किसी से लड़ाई करना। ये एक आम गलतफहमी हो सकती है। यहाँ जूझने का मतलब टकराव नहीं, बल्कि गहरा जुड़ाव है। अच्छा। जैसे जब आप एक मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, हर क्लॉज को समझते हैं, आप उस कॉन्ट्रैक्ट से जूझ रहे हैं, बजाय इसके कि आप उसे बस स्वीकार कर लें। हाँ, आप समस्या को समझने के लिए उसके अंदर उतर रहे हैं। अच्छा, तो ये गहराई से समझने की प्रक्रिया है। अब आती है पांचवी ऊर्जा, उठती गिरती लहरें, रोलिंग वेव्स। ये मुझे जूझने जैसी ही लग रही है। दोनों में ही सक्रिय जुड़ाव है। इनमें मुख्य अंतर क्या है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इन दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। जूझना समस्या को समझने के लिए उसके साथ अंदर तक जुड़ना है। उठती गिरती लहरें हैं स्ट्रेटेजिक परसिस्टेंस। स्ट्रेटेजिक परसिस्टेंस, लक्षित दृढ़ता। हाँ, ये समुद्र की लहरों की तरह है, जो आगे बढ़ती है, किनारे से टकराती है, फिर थोड़ा पीछे हटकर आकलन करती है और फिर दोबारा पूरी ताकत से आगे बढ़ती है। ये लगातार हमला करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी चाल चलने, प्रतिक्रिया देखने और फिर अपनी अगली चाल तय करने के बारे में है। इसके लिए किताब में ग्रेग की कहानी है जो कमाल की है। हाँ, ग्रेग नाम का एक व्यक्ति था जिसका एक छोटा लैंडस्केपिंग का कारोबार था। उसके ट्रक की मरम्मत का अनुमान था $2000। और बिल कितने का है? मैकेनिक ने उसे $6000 का बिल थमा दिया। 3 गुना। हाँ, ग्रेग घबरा सकता था, गुस्सा कर सकता था, लेकिन उसने उठती गिरती लहरों का इस्तेमाल किया। उसने पहली लहर फेंकी। शांति से बिल का भुगतान करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल।
जब दुकान वालों ने दबाव बढ़ाया तो उसने दूसरी लहर फेंकी। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो अधिकारियों से संपर्क करेगा और धोखाधड़ी की रिपोर्ट करेगा। वे फिर भी नहीं माने, तो अगली सुबह वो अपनी तीसरी सबसे शक्तिशाली लहर के साथ पहुंचा। और वो क्या थी? इस बार उसके साथ बेटर बिजनेस ब्यूरो का एक सदस्य था जो पूरी स्थिति को देख रहा था। अरे वाह! और नतीजा? दुकान का मैनेजर पूरी तरह से घबरा गया और उसने तुरंत $2000 का मूल चेक स्वीकार कर लिया। कमाल है। ग्रेग ने बिना चिल्लाए, बिना बहस किए, शांति से और दृढ़ता के साथ स्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। ये तो दफ्तर की मीटिंग में बहुत काम आ सकता है। बिल्कुल। और अंत में जब कोई और रास्ता ना बचे, तब आती है छठी और अंतिम ऊर्जा, बवंडर। द व्हर्लविंड। हाँ, ये अंतिम उपाय है। जब बाकी सारी ऊर्जाएं काम ना करें तो पूरी ताकत और सारे संसाधनों के साथ समस्या पर टूट पड़ना। ये टेक नो प्रिजनर्स वाली ऊर्जा है। इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है और इसके परिणाम भी बड़े हो सकते हैं। इसका कोई उदाहरण जो लड़ाई झगड़े से अलग हो? जरूर। सोचिए, एक कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपनी बवंडर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती है। एक ही समय पर बड़ा मार्केटिंग कैंपेन, पीआर, सेल्स प्रमोशन, सब कुछ पूरी ताकत से झोंक देना, ताकि बाजार में एक बवंडर खड़ा हो जाए और सबका ध्यान उन पर आ जाए। एग्जैक्टली। ये एक ऑल आउट एक्शन है। ठीक है, तो ये पूरा टूल किट अब समझ में आ रहा है। चलिए इसे एक आम स्थिति पर लागू करके देखते हैं, जैसे एक जॉब इंटरव्यू। बहुत अच्छा उदाहरण है। ये एक ऐसी स्थिति है जिससे लगभग हर कोई गुजरता है और जिसमें बहुत तनाव और डर महसूस होता है। बिल्कुल। तो चलिए इन 6 ऊर्जाओं को इंटरव्यू की स्थिति पर लागू करते हैं। सबसे पहले ध्यानपूर्ण जिज्ञासा। ज्यादातर लोग इंटरव्यू में ये सोचकर जाते हैं कि मुझे ये नौकरी हर हाल में चाहिए। हाँ, और ये उम्मीद ही डर पैदा करती है। सही बात है। इसके बजाय जिज्ञासा के साथ जाएं, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ, यह कंपनी कैसी है, क्या ये लोग मेरे लिए सही हैं? हाँ, इससे मानसिकता मुझे नौकरी चाहिए से बदलकर देखते हैं कि क्या ये हमारे लिए सही है, हो जाती है। दबाव तुरंत कम हो जाता है। फिर आती है लहरदार गति। जब इंटरव्यू लेने वाला कोई काल्पनिक स्थिति देता है, जैसे आपके पास 3 जरूरी काम हैं और बॉस एक और तत्काल रिपोर्ट मांगता है, तो घबराने या एक सही जवाब ढूंढने की बजाय इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके अलग अलग समाधानों पर विचार करें। आप कह सकते हैं, ठीक है, कई तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं प्राथमिकताएं तय करूंगा, दूसरा मैं बॉस से पूछ सकता हूं कि कौन सा काम सबसे जरूरी है। आप एक ही ढर्रे पर नहीं सोचते, आप लचीले हैं। और स्पष्ट इरादा। इंटरव्यू में आपका इरादा नौकरी पाना नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं और कौशल को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करना होना चाहिए। सही। नतीजा आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी प्रस्तुति है। और जूझना। ये तब काम आता है जब वेतन और काम की शर्तों पर बात हो। यहाँ आप निष्क्रिय नहीं रह सकते। सक्रिय रूप से सवाल पूछें, कंपनी की नीतियों को समझें। ये उस जानकारी से जूझना है जो आपको मिल रही है, ताकि आप एक सूचित निर्णय ले सकें। और बातचीत के दौरान उठती गिरती लहरों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अपना पक्ष रखें, यानी एक लहर फेंकें, और फिर चुप होकर सामने वाले की प्रतिक्रिया का इंतजार करें। लगातार बोलते रहने से बचना चाहिए। हाँ, उनकी बात सुनें, समझें और फिर अपनी अगली लहर फेंकें। यह एक संवाद है, भाषण नहीं। और बवंडर, इसकी जरूरत इंटरव्यू में शायद ही पड़े। शायद ही। लेकिन हाँ, ये ऊर्जा रचनात्मक क्षेत्रों में खुद को पूरी ताकत से प्रस्तुत करने में काम आ सकती है, जहां आपको अपना जुनून और ऊर्जा दिखानी होती है। तो ये ढांचा एक तनावपूर्ण स्थिति को प्रबंधित करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप देता है। ये बहुत शक्तिशाली है। अंत में किताब का सार एक सरल सूत्र में है, जिसे लेखक ने अपने एक और अनुभव से समझाया है। हाँ, एक बार सैन्य प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अपना डाइविंग मास्क पानी के नीचे उतारकर फिर से पहनना था। एक पल के लिए उन्हें डर ने जकड़ लिया और उन्हें लगा कि वो ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्हें अपना प्रशिक्षण याद आया। विचार प्लस गति इज इक्वल टू डर के लिए कोई जगह नहीं। थॉट प्लस मोशन इक्वल्स नो रूम फॉर फियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप डर महसूस करते हैं तो वहीं जम मत जाइए, उस पर विचार कीजिए। थॉट। और फिर कोई भी एक छोटा सा कदम उठाइए। मोशन। उन्होंने सोचा कि उन्हें मदद की जरूरत है, ये था विचार, और तुरंत सतह पर वापस जाने का संकेत दिया, ये थी गति। अच्छा। सफलतापूर्वक कार्य पूरा किया। उन्होंने डर को विश्लेषण और क्रिया से बदल दिया। जब आप सोचते और हिलते हैं तो डर के लिए आपके दिमाग में जगह ही नहीं बचती। वाह, ये 6 ऊर्जाएं और ये सूत्र सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट के लिए नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर उस व्यक्ति के लिए एक मानसिक ढांचा है जो अपनी चुनौतियों से अभिभूत महसूस करता है और अपने भीतर की शक्ति को खोजना चाहता है। बिल्कुल। द वॉरियर माइंड हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत आक्रामकता में नहीं, बल्कि शांत जागरूकता और मानसिक लचीलेपन में निहित है। यह डर को एक दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त के रूप में देखने का नजरिया देती है, जो हमें बताता है कि हमें कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। किताब में एक दिलचस्प बात कहती है कि हम में से ज्यादातर लोगों की एक पसंदीदा एक डिफॉल्ट ऊर्जा होती है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। कोई हमेशा सिर्फ ध्यानपूर्ण जिज्ञासा में रहता है और कभी कोई कदम नहीं उठा पाता, बस सोचता रहता है। कोई हमेशा जूझने के लिए तैयार रहता है, भले ही लड़ाई जरूरी ना हो। आज की इस चर्चा के बाद ये सोचने वाली बात है कि किसी की अपनी डिफॉल्ट ऊर्जा कौन सी है। मैं खुद के बारे में सोच रहा हूं, शायद मैं जिज्ञासा में बहुत ज्यादा समय बिताता हूं। और क्या किसी दूसरी ऊर्जा को जानबूझकर अपनाने से जीवन की किसी मौजूदा चुनौती का पूरा नजरिया बदल सकता है?